हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज लाइव प्रोसेस में अपन जो सीरीज चला रखी है एक वीडियो की, इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसका मीनिंग समझेंगे और कैसे होता है, कहाँ पे होता है, सारी बातें अपन एक एक करके करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनती जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। फोटो यानी क्या होता है और सिंथेसिस यानी क्या होता है। देखो, फोटोसिंथेसिस का पूरा मीनिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फोटो यानी होता है फोटोन। फोटो का मतलब होता है फोटोन, और फोटोन है एक एनर्जी का पैकेट है। इसे अपन क्या बोलते हैं? एक एनर्जी का पैकेट है, एनर्जी पैकेट। और ये एनर्जी पैकेट कहां से आ रहा है? ये एनर्जी पैकेट आ रहा है सन से। कहां से आ रहा है? सन से आ रहा है। और इस एनर्जी के इस पैकेट की वजह से क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है। किस चीज का सिंथेसिस हो रहा है भाई? इस पैकेट की वजह से सिंथेसिस हो रहा है ग्लूकोज का। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज सिंथेसिस हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? सनलाइट की वजह से, फोटोन की वजह से, लाइट की वजह से ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब ये इस नेचर में क्यों होता है? देखो, जो प्लांट्स होते हैं जिन्हें अपन ग्रीन प्लांट्स जो बोलते हैं, ये प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, पर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरो यानी ग्रीन होता है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, देखो फिर से। क्लोरो यानी होता है ग्रीन। क्लोरो यानी आपको हर एक जगह ग्रीन याद रखना नाम है। क्लोरो का मतलब ग्रीन याद रखेंगे आप। अब मैं आपको समझाता हूँ कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और कहाँ पे होता है। देखो, एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं तुमको। मुझे ये बताओ, पूरी दुनिया कैसे चलती है? तो सारे लोगों का आंसर कहीं ना कहीं से घूम फिर के आएगा कि इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए हर एक जगह, हर एक लेवल पे अपन को एनर्जी चाहिए होती है। अपन को चलने फिरने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। बोलते हैं ना कई बार कि खाना नहीं खाया तो आप यार एनर्जी बहुत लो हो रखी है, और अगर ठीक ठाक खाना खा रखा है तो बोला एनर्जी आज हायर साइड है, उछल कूद रहे हैं। छोटे बच्चों को जब खाना मिल जाता है ना, तो वो बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे होते हैं, और उन्हें खाना नहीं मिलता तो वो चुपचाप बैठे रहे होते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं रो रहे होते हैं, छोटे बच्चे। अपने केस में भी ऐसा ही केस होता है कि अपन को जब खाना मिल जाता है तो अपन एक एनर्जेटिक फील करते हैं, और जब भी अपन को खाना नहीं मिला होता या फिर बहुत देर हो गई होती है खाने खाने को, खाना खाए हुए, तो अपन कहीं ना कहीं लो एनर्जी फील करते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखा गया सीन। तो मैं बोलता हूँ कि इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए क्या चाहिए अपन को? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी देने के लिए अपने पास में होता है, कौन होता है भाई? सूर्य भगवान होता है, सन होता है, सन। तो ये फेंक रहा है एनर्जी। अब ये एनर्जी के पैकेट फेंक रहा है। अब एनर्जी के पैकेट तो फेंक दिए इसने, लेकिन एनर्जी को जब पैकेट फेंका है, उसको कैच करने वाला भी चाहिए। तो अपन एक स्टोरी यहां से ये क्रिएट करते हैं कि सन है, वो है भगवान। इसे अपन गॉड बोल देते हैं। ये भगवान है। सन क्या है? भगवान। अब भगवान की भक्ति करने वाला एक नीचे बैठा हुआ है, पुजारी बैठा हुआ है। और उस पुजारी को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये एक पुजारी है जो इस भगवान की भक्ति करने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ पे ये पुजारी है। ये पुजारी जो है वो इस भगवान की भक्ति करने के लिए बैठा, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ पुजारी, समझने के लिए। पुजारी पृष्ठ, ये पूजा करता है। पूजा करेगा तब इस भगवान की जो दया भावना होगी उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा। मतलब जब ये एनर्जी के पैकेट यहाँ पे फेंकेगा, भगवान जब एनर्जी के पैकेट यहाँ पे फेंक रहा है, जिसे अपन फोटोन बोलते हैं। फोटोन क्या है? तो यहां से आ रहा है फोटोन। फोटोन एनर्जी का पैकेट आ रहा है, वो कैच कौन कर रहा है? ये पुजारी कर रहा है। और पुजारी उन पैकेट्स को कैच करके किसको दे रहा है? यहां से ध्यान से देखना, किसको दे रहा है वो दे रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइस आता है, चूहा आता है इसको खाने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक चूहा बना देता हूँ। और आप चूहे को देख के ज्यादा हंसोगे नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे चूहा बना दिया। ये जो चूहा है ये इस प्लांट को खाने के लिए, या फिर प्लांट को किसी भी पार्ट को खाने के लिए चूहा आया है। तो मैं यहाँ पे चूहा ही लिख देता हूँ भाई, ये लो चूहा। चूहा आया खाने के लिए। चूहे को खाने के लिए चूहे के पीछे पीछे कौन आ गई? बिल्ली आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केट आ गई, केट। और केट को खाने के लिए पीछे से कौन आ गया? डॉग आ गया। और डॉग को खाने के लिए भी एक है इंसान, और उसका नाम है चाइना मैन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया चाइना मैन। तो चाइना मैन क्या खा रहा है? कुत्ता खा रहा है। तो एक तरीके से मैंने जो ये चीज लिखी है ना, ये एक तरीके से मैंने इस नेचर में चल रही फूड चेन लिखी है, जिसपे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। देखो, इस प्लांट पे चूहा डिपेंडेंट है, इस चूहे पे केट डिपेंडेंट है, और केट पे डॉग, और डॉग पे चाइना मैन डिपेंडेंट है। एक तरीके से फूड चेन बन गई है। ये फूड चेन इस नेचर में एग्जिस्ट भी करती है भाई। इस तरीके से फूड चेन चलती है। अब अपन ने जाके पूछा, ऐसी लाइन अपने लिए भी है, ऐसी लाइन अपने लिए भी, अपन भी तो खा रहे होते हैं, अपन को खाने वाला भी तो कोई हो सकता है। तो अपन यहाँ पे जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि इसको कोई गोट खा रहा है, या फिर हैन खा रही है, इसको मुर्गी खा रही है, और मुर्गी वो इंसान खा जाता है, तो वहां से भी तो एक फूड चेन बन जाती है ना।
तो कहीं ना कहीं ऐसा बना देते हैं कि ये तो है भगवान, ये है पुजारी, और ये है इसके जो मंदिर में जाते हैं ना अपन, एक तरीके से मैं बोल देता हूँ ये सब भिखारी है, ये सब भिखारी लोग हैं और ये पुजारी है। तो पुजारी यहाँ से जो ये एनर्जी का पैकेट लेके यहाँ से जो कैच करता है उसको यहाँ से स्टोर करता है या फिर कोई चेंज करता होगा और उसके बाद में इन सभी भिखारियों को बांट देता है, एज ए प्रसाद बांट देता है। तो यहाँ से प्रसाद मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रसाद आ रहा है, प्रसाद मिल रहा है यहाँ पे। और प्रसाद कौन दे रहा है भाई? पुजारी प्रसाद दे रहा है। अब देखो कैसे देता है। अब मैंने पूछा कि पुजारी जी मुझे ये बताइएगा कि आप ये जो खाना दे रहे हैं, आप ये जो प्रसाद हमें दे रहे हैं, ये कैसे बनाते हैं, कहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है? तो पुजारी मेरे को पकड़ के अंदर लेके जाता है। इससे पुजारी जो आप जो जहाँ पे खाना बना रहा है वहां पे पकड़ के लेके जाता है और क्या बोलता मुझे कि देख खाना कैसे बनता है। तो मैंने जब जाके देखा तो कुछ मेरे को ऐसा सीन दिखा। पुजारी बोला कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ऐसे कटोरे रखे हुए हैं और ऐसे कटोरे इस प्लांट में लाखों करोड़ों ऐसे कटोरे, एक कटोरे को जूम करके पढ़ते हैं। मैंने कटोरे को बोला कटोरे में खाना बनता है। मैंने कहा कि खाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? तो पुजारी मेरे को बताता है कि यार हम क्या करते हैं, हमारे पास में रूट, यहां से रूट है, रूट क्या करती है, यहां से वाटर एब्जॉर्ब करती है और वाटर एब्जॉर्ब करके इस कटोरे में डाल देती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर आ रहा है रूट से। उसके बाद में बोला और क्या करते हो? बोला और हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट जो होता है उस एनवायरमेंट से ले रहे होते गैस, और उस गैस का नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन से यहाँ से लीफ के थ्रू आ रही होती है और रूट से यहाँ से ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाइलम फ्लोएम की हेल्प से यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट होकर इस कटोरे में जा रहा है। अब इस कटोरे में डाल दिया और इस कटोरे में डालने के बाद में क्या किया जाता है, इस एनर्जी की हेल्प से इस कटोरे को गर्म किया जाता है और इस एनर्जी की हेल्प से कटोरे को गर्म किया जाता है। तो इस कटोरे से कुछ चीजें निकल के बाहर निकलती है और जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ से ये चीजें बाहर जो निकली है उस चीज को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या बनाऊं भाई, एक कोई भी फ्रूट बना देते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को मैंगो बनाना आता है, तो मैं यहाँ पे कुछ मैंगो जैसा कुछ बना देता हूँ। हालांकि मैंगो में इतना खास नहीं बना पाता, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैं ऐसे ट्राई करता हूँ कि ये मैंगो मैंने बना दिया। इस मैंगो में क्या भाई, इस मैंगो में अपन ने क्या स्टोर कर दिया है, अपन ने नहीं, इस पुजारी ने स्टोर कर दिया खाना। ये एक तरीके से क्या है, प्रसाद। इस प्रसाद को ये खा रहा है चूहा और इस चूहे को एक पेट खा रही है, डॉग खा रहा है और ये एक फूड चेन यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है, मतलब कंटिन्यू हो गई है। अब देखो यही जो जर्नी है इस पूरी प्रोसेस को, जिसमें सनलाइट आ रही है, इस कटोरे में ये सारी चीजें डाली जा रही है H2O CO2 और फिर इस कटोरे में कुछ मॉडिफिकेशन किया जा रहा है और क्या बनाया जा रहा है, फाइनली प्रसाद बनाया जा रहा है, फाइनली खाना बनाया जा रहा है। खाने के साथ में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बन जाती है साथ में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जब इस कटोरे में ये रिएक्शन चल रही होती है यहाँ से कुछ ऑक्सीजन भी निकल जाती है बाहर। मैंने बोला ये कटोरा जो मेरे को दिख रहा है ना, ऐसे कटोरे हजारों यहाँ पे लाखों थे और इस कटोरे, हर एक कटोरे का जो कलर था ना वो कलर था ग्रीन कलर। कैसा कलर था? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के कटोरे रखे हुए हजारों, किसमें, इस प्लांट में। और इसी की वजह से पूरा का पूरा प्लांट कैसे दिखता है, हमें ग्रीन ही दिखता है। तो ग्रीन कलर के हजारों कटोरे हैं और इस कटोरे का नाम भी बता देता हूं। चलो, इस कटोरे का नाम यहाँ पे पुजारी ने रख रखा है, क्या रख रखा है, इस कटोरे का नाम रख रखा है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। क्या लिख रखा है? क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन कलर आता है ना वो आता है क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। पिगमेंट का जो मतलब होता है कलर प्रोड्यूसिंग बॉडी। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर प्रोड्यूस किया जा रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है ग्रीन कलर? तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे अपन, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो रहा है। चलो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कटोरे में खाना बन रहा है। अब इस खाने को बनने की प्रोसेस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप मेरी बातें ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपको सारी बातें समझ में भी आ जाएगी। कैसे? देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा कटोरे में क्या डाला भाई, कटोरे में डाला अपन ने CO2, तो यहाँ पे मैंने CO2 लिख दिया। कटोरे में और क्या डाला, तो कटोरे में डाला H2 लिख दिया। उसके बाद में यहां से मैं एरो लगाता हूं और इस एरो के नीचे लिख देता हूं कटोरे का नाम। कटोरे का नाम लिख देते हैं, कटोरे नहीं बना के कटोरे का नाम लिख देते हैं। तो मैंने नाम लिख दिया क्लोरोप्लास्ट। क्या लिख दिया मैंने? क्लोरोप्लास्ट लिख दिया। इसके बाद में ऊपर लिख देता हूं जो सन से पैकेट आ रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ यहां से क्या आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है सनलाइट। सनलाइट को मैं एनर्जी की फॉर्म में अगर लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ H न्यू है इसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है ऐसे, तो मैं यहाँ पे आपको एनर्जी का फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। ऐसा Hc/λ ऐसी कुछ एनर्जी होती है और ये एनर्जी की फॉर्म में यहाँ से सनलाइट आ रही है। चलो, ये सारी चीजें मॉडिफाई होती है और क्या बनता है फाइनली यहाँ पे जो चीजें बनती है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे बनता है C6H12O6 यहाँ पे बनता है और इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है ग्लूकोज। इसका नाम क्या है?
ग्लूकोज, और इसके साथ में बाई प्रोडक्ट भी फॉर्म में लिखता है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो मेन प्रोडक्ट कौन हो गया, सबसे मेन पार्ट जो बना इसमें वो है ग्लूकोज, तो मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज हो गया, बाकी कुछ ऑक्सीजन बनता है और साथ में कुछ H2O के मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं। इस तरीके से मिलके ये खाना बनता है और बाई प्रोडक्ट बनता है। तो ये हो गया मेन प्रोडक्ट, ये हो गया बाई प्रोडक्ट। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई क्या? अगर आपने ध्यान से सुना तो इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको और समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। एक आपने केमिस्ट्री में छोटी सी रिएक्शन पढ़ी होगी कि अगर किसी चेंबर में अपन ऑक्सीजन एंटर कराते हैं ना, ऑक्सीजन एंटर कराते हैं तो वो चेंबर हो जाता है ऑक्सीडाइज। इसका मतलब ऑक्सीजन का आना क्या हो जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑक्सीजन जब भी किसी चेंबर में आता है तो हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर चेंबर में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है ना तो हो जाता है रिडक्शन। तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है रिडक्शन। तो एक प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन। ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन। एक प्रोसेस और बता देता हूं यहाँ पे, अगर इस चेंबर में मैं हाइड्रोजन एंटर करा देता हूं, हाइड्रोजन एंटर करा देता हूं तो इसका जो इस चेंबर का क्या हो जाता है, इस चेंबर का हो जाता है रिडक्शन। क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का आना रिडक्शन है, ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शन है और हाइड्रोजन का बाहर निकलना हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई क्या? ये एक चेंबर है, इस चेंबर में क्या आया है, इस चेंबर में ऑक्सीजन आया तो हो गया ऑक्सीडेशन। इस चेंबर में H2 बाहर निकल गया तब भी ऑक्सीडेशन हो गया। इस चेंबर से ऑक्सीजन बाहर निकल गया तब रिडक्शन हो गया। इस चेंबर में हाइड्रोजन एंटर कर गया तो क्या हो गया, तो रिडक्शन हो गया। ये बातें अगर आपने पढ़ लिखी है तो आपको समझ में आएगी, और नहीं भी आपने पढ़ी थी तब भी आपको यहाँ से मैंने सिंपल वे में बता दिया कि चेंबर में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन बाहर निकलना रिडक्शन, हाइड्रोजन आना रिडक्शन, हाइड्रोजन जाना ऑक्सीडेशन। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कम से कम, ताकि मैं आपको एक स्टेप यहां से बता सकूं। क्या स्टेप है वो, देखो होता क्या है। सबसे पहली बात ये है कि इस फोटोसिंथेसिस की इस रिएक्शन में सबसे जरूरी चीज ये है कि सनलाइट की जरूरत ही क्या है। देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताऊं आपको, अगर कि इस ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इधर देखना, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब मिलके ही ये बन रहा है। तो यहाँ पे बाहर से कुछ चीजों का लाने की क्या जरूरत है भाई? कार्बन चाहिए, कार्बन पड़ा है, हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन भी है, और उसके साथ में बन भी यही रहा है कुछ। तो फिर क्या है, तो फिर ये है कि यार ये जो सनलाइट है, जो एनर्जी है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट को अगर अपन ध्यान से सुनते हैं या फिर ध्यान से देखते हैं तो ये पता लगता है कि ये जो सनलाइट है, ये जो एनर्जी है वो क्या करती है। जैसे इस H2 को मैं ऐसे लिखता हूँ, इस H2 में ऐसे मैं बॉन्ड बना देता हूँ ऐसे। H2 कुछ इस तरीके से दिखता है, हालांकि स्ट्रक्चर रियल में ऐसी नहीं होती, थोड़ी सी ऐसे एंगुलर फॉर्म में होती है, लेकिन अपन यहाँ से समझने के लिए यही बनाएंगे कि ऑक्सीजन के दोनों ओर ऐसे बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोजन चिपका होता है। होता क्या है, और ऐसे ही मैं यहाँ पे CO2 का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। इस तरीके से क्या होता है, ये सनलाइट जब इन पे आके टकराती है, इस पे H2O पे और इस पे CO2 पे, तो क्या करती है, ये इनके बॉन्ड को अनस्टेबल कर देती है, और इनके बॉन्ड को जब ये अनस्टेबल करती है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाता है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग जब होता है तो यहाँ से क्या निकलता है, देखो इस H2O से एक तो निकलता है हाइड्रोजन, और एक तो क्या निकलता है यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है। तो आपने ऐसे पढ़ा होगा, ये देखो ऐसे H2O को जब भी ब्रेक किया जाता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है और बनता है ऑक्सीजन। इस तरीके से कुछ ब्रेकडाउन अपन समझ लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी ब्रेकडाउन आपने पढ़ा होगा, ऐसा H+ और OH- ऐसा। तो ये यहाँ पे कुल मिला के ऐसे समझते हैं कि हाइड्रोजन निकल गया और ऑक्सीजन निकल गया। ऐसा हुआ है इस वाटर के साथ में, और यहाँ पे आपने यही लिखा है। अब ध्यान से देखना, सनलाइट की वजह से क्या हो गया, हाइड्रोजन जो बॉन्ड थे और जो यहाँ पे H2 का जो मॉलिक्यूल था वो ब्रेक हो गए, और अपन यहां से बोलेंगे कि सनलाइट की वजह से यहाँ पे फोटो, मतलब ये फोटोन जो एनर्जी है उसकी वजह से H2O का ब्रेकडाउन हो गया, जिसे अपन बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटो यानी क्या होता है, फोटोन, वही फोटोन यानी फोटोन, लाइसिस यानी होता है ब्रेकडाउन। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यहाँ पे हो गया, H2O का ब्रेकडाउन हुआ, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ये हुआ है। अब क्या हुआ, अब जब यहाँ पे ये बॉन्ड भी अनस्टेबल हुए तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये H2O इसके अंदर एंटर करने लग गया है। और इसका एंटर करने के पीछे रीजन क्या है भाई, देखो इस मैं बोलता हूँ CO2 को इस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इससे यहाँ पे ग्लूकोज में कार्बन है तो CO2 के पास में कार्बन है, ऑक्सीजन भी है यहाँ पे ऑक्सीजन है। इसको क्या चाहिए कि ये ग्लूकोज बन जाए, तो इसको चाहिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आके एंटर कर जाएगा। और जब भी एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंटर करता है तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या होता है,
जब भी एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंटर करता है तो उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो आप यहां से ये बात लिख लेंगे कि जब इस CO2 से ये ग्लूकोज बन रहा होता है तो ये स्टेप कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है रिडक्शन स्टेप। और इस रिएक्शन का मेन पर्पज ये बनाना ही है। इसका मतलब अगर आपसे सिंपली कोई ये पूछे कि फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी रिएक्शन है, तो आप वहां पे आंसर टिक करेंगे रिडक्शन। क्या टिक करेंगे, रिडक्शन। आगे पर यहां से ध्यान से सुनते जाओ। देखो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले जो बॉन्ड थे वो टूट के जब ये हाइड्रोजन यहां से निकल गया तो पीछे क्या बच गया, पीछे तो ऑक्सीजन बच गया। तो यहां से ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया गैसियस फॉर्म में। तो ये गैसियस फॉर्म में जब रिमूव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, गैस फॉर्म में ये रिलीज हो गया यहाँ से एनवायरमेंट में, और अपन इसे रेस्पिरेशन में मतलब ब्रीदिंग में यूज कर लेते हैं। चलो अब मुझे बताओ, पीछे ऑक्सीजन बच गया तो एक H2O में से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, और H2O में से हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो पीछे क्या बच गया, ऑक्सीजन। तो मुझे ये बताना ध्यान से देख के कि इस H2O से ये ऑक्सीजन बनना कौन सी स्टेप हो गई। तो H2O से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है ना, देखो तो इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बाहर निकलने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसे अपन बोलेंगे कि यहाँ पे हो गया है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेप ये है। अब आपको अगर पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को देके ये पूछा जाए कि रिएक्शन कैसी है, कि ये रिएक्शन किस तरीके की रिएक्शन है, तो वहां पे अलग अलग ऑप्शन अगर लिखे आए तो आपको आंसर किस तरीके से करना, ध्यान से सुनते जाना। अगर वो ऐसे सिंपली ऑक्सीडेशन ऑप्शन में ही नहीं है और दूसरी चीजें वहां पे ऑप्शन में दी गई है और ऑप्शन एक ही दिख रहा है तुम्हें रिडक्शन, तो आपका आंसर रिडक्शन जाएगा। और अगर ऑप्शन में दे रखा है रिडक्शन और सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीडेशन और थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज, तो बोथ ऑफ दीज आंसर जाएगा। और अगर ऐसे लिखा हुआ है कि रिडक्शन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीडेशन, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या लिखा हुआ तीसरा ऑप्शन, रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिक्स कर दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन आपको लगा देना है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों में से आपको सिलेक्ट नहीं करना, तब आपको सिलेक्ट कर देना रिडक्शन, ये सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? इसके बाद में तुम इस रिएक्शन को बैलेंस करना सीखोगे, और बैलेंस करना आप डायरेक्टली याद ही रख लो कि आपको बैलेंस कैसे करना है। तो यहाँ पे आप याद रख लो 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, और यहाँ पे भी 6 होता है, और यहाँ पे भी 6 होता है। इस तरीके से आप डायरेक्टली इसे याद रख लो। आप इसे बैलेंस करके देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी रिएक्शन सीधी बैलेंस की भी दी है और आपको याद भी रहनी चाहिए। यहाँ से सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आपको फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन कराने को भी बोल सकता है। तो ये थियरी, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये समझने के बाद में आपको एनसीईआरटी की थियरी पढ़ लेनी है, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। क्या इतनी बातें तुम्हें समझ में आई? अगर तुम्हें इतनी बातें समझ में आई है तो मैं तुम्हें एक स्टेप और बता देता हूं कि प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट है और प्लांट में जो खाना बन रहा है, तो आपने देखा होगा प्लांट का मोस्ट ऑफ प्लांट जो आपके सराउंडिंग में मिलते हैं, उन सभी प्लांट में जो ग्रीन पार्ट होता है ना, वो सभी लीफ होता है। तो आज उस लीफ में देखते हैं कि उस लीफ में और क्या क्या चीजें हैं, और उस लीफ में किस तरीके से सनलाइट एंटर करती है। क्या सारी की सारी सनलाइट जो सन से आती है वो एंटर कर जाती है, या फिर कुछ सनलाइट एंटर कर पाती है? क्या उसमें जो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रही है उसमें जो गैस है वो किस तरीके से एक्सचेंज होती है, और उस लीफ वाली जो सरफेस है वहां पे जो खाना बनने की जो प्रोसेस है उसमें किस तरीके की रिएक्शन और कैसे वो CO2 और कैसे वो O2 का एक्सचेंज हो रहा होता है, उसकी बातें अपन यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ अपने पास में एक लीफ है, एक प्लांट की लीफ है। इस तरीके से मैंने लीफ बना दी, और इस तरीके से इस लीफ में देखो, आप ध्यान से देखते जाओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। आपने लीफ देखी होगी, लीफ तो कम से कम आपने देखी होगी यार। अगर आपने लीफ देख रखी है ना तो आपको ये सारी बातें समझ में भी आ जाएगी, और ऐसा कुछ डायग्राम एनसीईआरटी में भी बना रखा है। तो यहां से देखना, इस लीफ को मैंने इस तरीके से बना दिया। ये जो मैंने बीच में ये लाइन बनाई है ना, इसे अपन बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। बीच में मिलने वाली रिब मिड रिब हो गई। इसके बाद में साइड में छोटी छोटी ब्रांचें निकल रही है, ये सारी ब्रांचें, इन ब्रांच को अपन बोलते हैं वेन। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? वेन। तो एक है मिड रिब और एक है वेन। इसके बाद में ये जो पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट, ये जो पार्ट बचा हुआ, ये जो ऐसी जगह जगह बच रही है, जो ये पाइप लगी हुई है भाई, एक मेन पाइप है, इस साइड में छोटी छोटी पाइप है, इस पाइप के अलावा जो ये खाली जगह बची हुई है इसे अपन बोलते हैं लेमिना। इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? लेमिना बोलते हैं। और जो ये मार्जिन है, ये मार्जिन, लीफ का जो ये मार्जिन है, ये मार्जिन, इसे अपन बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं इसे? लीफ ब्लेड। ये क्या है? ये है लीफ ब्लेड, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, लीफ ब्लेड। इस तरीके से आपने लीफ देखी होगी। अब मैं क्या करता हूं, इस लीफ को देखने के लिए यहां से कट लगा देता हूं।
ताकि मुझे लीफ समझ में आए। और यहां से जब मैंने कट लगाया तो एक तरीके से मैं इसका एनाटॉमिकल स्टडी करना चाहता हूं, मतलब मैं इसको अंदर से देखना चाहता हूं कि इसमें और क्या क्या होता है, सेल का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे इस लीफ को इस तरीके से जब मैंने कट किया तो मेरे को ये सामने से कुछ ऐसा दिखा, ये लीफ है, इस लीफ का ये जो ये पार्ट है ना, ये मिड रिब है, और यहां से मेरे को साइड में से ऐसा जाता दिखा। अब मैं इसको जूम करता हूं, तो मैं इधर जूम करता हूं और इधर जूम करता हूं, और जूम जब मैं करता हूं तो मुझे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। आप ध्यान से देखते जाना कैसी स्ट्रक्चर है। एक लाइन मेरे को ऐसे दिखती है इस तरीके से, फिर मेरे को एक लाइन और दिखती है, बहुत बड़ा मैंने जूम किया है। लीफ ये जो छोटा सा पार्ट है ना, बहुत ही थिन पार्ट, इसको मैंने बहुत ज्यादा जूम कर दिया, और जूम करने के बाद में मैंने इतना जूम किया, लीफ को मैंने इतना जूम कर लिया। ये ऊपर वाली सरफेस है, नीचे वाली सरफेस, इसके बीच में क्या दिखता है, तो इसके बीच में मैं आपको कुछ सेल बना के बताता हूँ कि कैसी कैसी सेल दिखती है। ऐसी कुछ मैंने सेल बना दी, ऐसी मैंने कुछ सेल बना दी समझने के लिए, ऐसी मैंने कुछ सेल बना दी है। इसके बाद में मैंने ऐसी सेल भी बनाई, इसमें देखो, इसमें मैंने दो तरीके की सेल बना दी है। अब एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है ना, उस डायग्राम को भूल के आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते जाना। सेम वही डायग्राम है, लेकिन आपको वहां से थोड़ी सी क्लियरिटी कम आएगी, यहां से आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। देखो, मैं इस लीफ को जब इतना जूम करके देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि यार जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, ये बीच वाली स्ट्रक्चर जिसमें ये सेल में ये रेड कलर से जो मैंने सेल दिखाई है, इन सेल को यहाँ पे मैंने एक नाम दे रखा है, और इन सभी सेल को अपन साथ में एक नाम दे देते हैं, और वो सेल है सभी मीजोफिल सेल। क्या नाम है इनका? मीजोफिल सेल है। सभी सेल को, इस सेल को और इस सेल को, दोनों को अपन एक साथ में क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल बोलते हैं। चलो, मीजोफिल सेल के ऊपर वाले पार्ट में मैंने दो लेयर बनाई है, तो दोनों लेयर में क्या क्या पार्ट है आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये मीजोफिल वाली लेयर है, और इस लेयर के ऊपर जो दो लेयर मैंने दिखा रखी है, ये जो नीचे वाली लेयर है इसे अपन बोलते हैं अपर, क्या? अपर एपिडर्मिस। एपी यानी होता है ऊपर, डर्मिस यानी होता है स्किन। एपी यानी ऊपर, अपॉन, डर्मिस यानी स्किन होता है। आपने नाम सुना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी क्या होता है? स्किन का डॉक्टर, तो स्किन की केयरिंग करता है, स्किन डिजीज को ठीक कर देता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? डर्मिस। स्किन यानी डर्मिस, एपी यानी ऊपर, तो ऐसी लेयर जो लीफ के ऊपर वाली साइड में, उसे अपन क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस। ऐसी लेयर नीचे, इसलिए इसे अपन क्या बोल देते हैं? लोअर एपिडर्मिस। क्या बोल देते हैं इसे? लोअर एपिडर्मिस। देखो मेरे हाथ को अगर आप लीफ समझो ऐसे, तो ये वाला सरफेस भी बाहर वाला है और ये वाला सरफेस ही बाहर है, तो ये हो जाएगी अपर एपिडर्मिस, और ये क्या हो जाएगी? लोअर एपिडर्मिस, और ये लीफ हो जाएगी। बीच में इसको अपन जूम करते हैं तो ये बीच में कौन सी सेल मिलती है? मीजोफिल सेल। आपको कम से कम याद रख लेना ही है। इसके बाद में इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर और क्या है, तो बोलते हैं ये प्लांट जो है ये बेचारा पूरे दिन धूप में खड़ा रहता है, पूरे दिन सर्दी में रहता है, इसलिए ये अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्किन पे वेसलिन लगाता है। क्या लगाता है? वेसलिन लगाता है। और वेसलिन जब लगाता है तो इसकी ऊपर वाली सरफेस कैसी हो जाती है? स्मूथ हो जाती है। कैसी हो जाती है? स्मूथ हो जाती है। तो आपको क्या लग रहा था कि आप ही वेसलिन लगाते हैं? नहीं, प्लांट भी वेसलिन लगाता है, और इसे अपन बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल। क्या बोलते हैं इसे? वैक्सी क्यूटिकल इसे बोलते हैं। वैक्सी क्यूटिकल लेयर यहां पे लगी होती है अपर एपिडर्मिस के ऊपर। इसकी वजह से आपने देखा होगा लीफ को आप दोनों तरफ से अगर ऐसे सरफेस को टच करें तो ऊपर वाला जो सरफेस है वो थोड़ा स्मूथ दिखता है, और नीचे वाला सरफेस थोड़ा सा खुरदरा दिखता है, थोड़ा सा रफ सरफेस आपको दिखता है। क्या आपको इतनी बातें समझ में? अब मैं बोलता हूं कि इन अलग अलग सेल का क्या नाम है। अलग अलग सेल का जो नाम है, मीजोफिल सेल में कुछ ये जो मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए, इसका नाम है पैलेसिड पेरेनकाइमा। ये क्या है? पैलेसिड पेरेनकाइमा। ये पैलेसिड पेरेनकाइमा है, और ये जो नीचे वाला सरफेस है ना, ये जो सेल है, इन सेल का नाम है स्पोंजी पेरेनकाइमा। क्या नाम है इसका? स्पोंजी पेरेनकाइमा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं पेरेनकाइमा, स्पोंजी पेरेनकाइमा। और ये सॉरी ये स्पोंजी पेरेनकाइमा और पैलेसिड पेरेनकाइमा। पैलेसिड पेरेनकाइमा थोड़ा सा हार्ड दिखेगा, इसलिए ये हार्ड लेयर बनाता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, ये स्मूथ पार्ट होता है, इसलिए इसे अपन स्पोंजी पेरेनकाइमा बोलते हैं। पेरेनकाइमा सेल आपने पढ़ा होगा टिश्यू वाले चैप्टर में 9th क्लास में। पेरेनकाइमा सेल होती है जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी और बीच में सेल के बीच में गैप मिलता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे बीच में स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखो ऐसे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इस सेल के बीच में मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, ये और कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रक्चर ओनली और ओनली क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ऐसी स्ट्रक्चर।
और ये छोटे छोटे कटोरे रखते हैं जिसे अपन थैलाकॉइड बोलते हैं, और इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं में खाना बनता है। ये छोटे छोटे कटोरे जो रखे हुए हैं इनमें खाना बनता है। अब यहाँ से देखना पेरेन्काइमा सेल, ये पेरेन्काइमा सेल है। पेरेन्काइमा सेल के बीच में कुछ गैप प्रेजेंट है, जहां पे खाली जगह होती है वहां पे क्या भरी होती है, एयर। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं एयर, इसलिए इन खाली जगह को, और जहां पे सेल से सराउंडिंग है इस खाली जगह को अपन बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा, इसे अपन बोल देते हैं। क्या आपको लीफ का स्ट्रक्चर समझ में आया? एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे और बनाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। यहां से मैं थोड़ी सी स्किन को हटा के और एक ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहता हूं। एक मैंने ऐसी स्ट्रक्चर इसके साथ में ड्रॉ कर दी, एक और ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए कि मैं ऐसी दो स्ट्रक्चर मैंने क्यों ड्रॉ करी है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना, ये स्ट्रक्चर और कुछ भी नहीं है, ये है स्टोमेटा। इसे अपन क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। और ये एक तरीके से लीफ में जो चीजें आने जाने के लिए एक्सचेंज हो रही है एनवायरमेंट के साथ में, उसके लिए रास्ता है, उसके लिए रास्ता है। अब मुझे बताओ, जहां से गेट होता है घर का, उस गेट के घर के बाहर अपन गार्ड खड़ा कर देते हैं ना कई बार, तो गार्ड जो खड़ा करते हैं ना, इसलिए वो गेट को ओपन और क्लोज कर रहा होता है। इसलिए ये जो सेल बनाई ना मैंने, किडनी शेप सेल या फिर बीन शेप सेल जो मैंने बनाई है, इन सभी सेल का नाम है यहाँ पे गार्ड सेल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल कहां पे होती है? स्टोमेटा में गार्ड सेल होती है। मैंने ये लोअर एपिडर्मिस है, इस पे दो गार्ड सेल बनाई है, लेकिन मैं यहाँ पे भी एक स्टोमेटा लगाना चाहता हूं, और मैं एक ही लगा रहा हूं, जानबूझ के मैं एक लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस में नंबर ऑफ स्टोमेटा को कंपेयर करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा ज्यादा है, अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा थोड़ा कम है। ये कम होने का रीजन क्या है? इस कम होने का रीजन ये है कि मुझे ये बताना, लीफ का जो अपर सरफेस है वो हमेशा सनलाइट के एक्सपोजर में रहता है, और उस एक्सपोजर की वजह से सनलाइट जब उस पर डायरेक्ट इनटेक होती है, जब वहां पे सनलाइट डायरेक्ट टकराती है, और अगर वहां पे वो टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर लॉस ज्यादा हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं प्लांट में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन से प्लांट की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन प्लांट में चल रही है, वो ठप हो जाएगी। इसलिए नेचर क्या करती है, इसलिए नेचर एक तो इस पे वैक्सी क्यूटिकल लगा देती है, जिसकी वजह से सनलाइट जब भी इस पे टकराता है तो ऐसे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक तरीके से सारी सन रेज इसके अंदर एंटर नहीं करती, कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बावजूद अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के बाद में यहाँ से वाटर लॉस हो, तो वाटर को बाहर निकलने के लिए जगह भी तो चाहिए। अगर मैं बोलूँ एक रूम बनाते हैं, उसके रूम के अपन एक तरफ गेट लगा दे, दूसरी तरफ गेट ही नहीं लगा दे, तो फिर अपन बाहर निकल पाएंगे क्या? एक ही गेट से बाहर निकल सकते हैं ना। इसलिए यहाँ पे गेट का नंबर कम होता है, तो यहाँ से वाटर लॉस मिनिमम होता है। अब बोलते हैं लोअर साइड जो स्टोमेटा का नंबर है, फिर वहां से वाटर लॉस नहीं होता है, तो वहां से डायरेक्टली सनलाइट एक्सपोज नहीं करती है, वहां पे सनलाइट नहीं टकराती है, वहां का सरफेस इतना ज्यादा टेम्परेचर गेन नहीं करता, इतना ज्यादा वहां पे गैस जो वाटर का एक्सचेंज नहीं होता। और अगर यहाँ पे प्लांट को वाटर एक्सचेंज करना है, यहाँ पे O2 CO2 एक्सचेंज करना है, तो वो लोअर साइड से इजीली कर सकता है, जिससे क्या होता है, वो कंट्रोल वे में सारी चीजें एक्सचेंज कर रहा होता है। ऐसा कुछ होता है आपका लीफ, और ऐसी होती है आपका, ये होता है आपको क्लोरोप्लास्ट, और ये होती है आपकी मेसोफिल सेल, और ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। यही डायग्राम आपको याद रख लेना है, यही डायग्राम आप बोर्ड में बना के आएंगे। ऐसी पहले लीफ बनाएंगे, फिर इसे कट लगाएंगे, कट लगा के ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसमें सारी चीजें लेवल करेंगे अपन। ये गार्ड सेल है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसे स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा के चारों ओर कुछ और सेल भी होती है। तो मैं यहाँ पे ऐसे सेल बना देता हूँ और समझने के लिए। इन सेल का नाम यहाँ पे सब्सिडरी सेल है। मैं आपको स्टोमेटा साइड में और बना के बताता हूँ। ये है सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पे सब्सिडरी सेल और ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर साइड में बना के आपको और समझा देता हूँ कि स्टोमेटा रियल में कैसे दिखता है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे आइएगा, गार्ड सेल और स्टोमेटा में आपको बना के सिखा देता हूँ। आप अपने सराउंडिंग में जितने प्लांट होते हैं ना, उनमें प्लांट में जो वेल डेवलप्ड प्लांट है, जैसे अपन एंजियोस्पर्म बोलते हैं, उन एंजियोस्पर्म में दो टाइप के प्लांट होते हैं। एक प्लांट होता है मोनोकोट, एक प्लांट होता है डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट में आप कैसे फर्क करेंगे और कैसे समझेंगे कि ये मोनोकोट है और ये डाइकोट है? आपके घर में बहुत सारे टाइप के सीड रखे होंगे। सीड का मतलब डिफरेंट टाइप के जो ग्रेन्स हैं उसे आप रखते होंगे। जैसे आप गेहूं खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, वीट की रोटी खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं, और अगर आप यहाँ पे ग्राउंड नट खाते हैं, सर्दियों में से गर्म कर करके खा रहे होंगे। तो ये बहुत सारे जो सीड मैंने नाम लिए, मैंगो का सीड आपने देखा होगा, पर आपने डिफरेंट टाइप की, जैसे चना आपने देखा होगा, पल से दालें आपने देखी होगी, उनमें आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ सीड में ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। कैसी स्ट्रक्चर? ऐसी एक सीड ऐसा होता है
जिस सीड में ऐसे आपको सिंगल एक पार्ट निकलता है, उसके बाहर ऐसे सीड की कवरिंग दिखती है। और एक छोटा सा पॉइंट होता है यहाँ पे, इस सीड में एक ही पार्ट है जिसमें ये खाना स्टोर किया गया ऐसा, और ये बाहर वाला जो सीड कोट है। एक सीड आपने ऐसा देखा होगा जिसमें ऐसे नेचुरली क्या होता है, नेचुरली एक सेपरेशन मिलता है, और वो सीड का जो खाना स्टोर करने वाला जो पार्ट है ना, वो नेचुरली दो पार्ट में डिवाइड हुआ रहता है। नेचुरली वो क्या होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है और उसके बाद में उस पर सीड कोट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सीड में दो पार्ट नेचुरली है और एक सीड में नेचुरली एक ही पार्ट है। इस सीड को आप अगर तोड़ेंगे तो ये इरेगुलर सरफेस बनेगी, तोड़ेंगे क्योंकि जबरदस्ती तोड़ना पड़ेगा। और इस सीड के केस में जैसे आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग हो जाएगा। ऐसा सीड आपने देखा होगा, ग्राउंड नट देखा होगा, चना देखा होगा, जितनी भी दालें होती है, पल्सेस जितनी भी होती है, वो इजीली दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और राइस देखा होगा, व्हीट देखा होगा, मेज देखा होगा, ये सारे पार्ट दो पार्ट में डिवाइड नहीं होते क्योंकि नेचुरल सेपरेशन इसमें नहीं मिलता। तो ये जो जहां पे ये जो खाना है, ये क्या है, ये खाना, इसे अपन बोलते हैं कोटिलेडन। क्या बोलते हैं इसे? कोटिलेडन इसे अपन बोलते हैं। कोटिलेडन अगर एक है तो वो हो जाएगा मोनोकोट। मोनो यानी सिंगल होता है, कोट यानी कोटिलेडन। मोनोकोट सीड जिस प्लांट पे लगा होता है वो मोनोकोट प्लांट, और जिसमें ये कोटिलेडन कितने दो है उसे अपन क्या बोल देंगे, डाई। डाई यानी दो होता है, कोट यानी कोटिलेडन। जिस सीड में दो कोट है डाइकोट, जिस सीड में एक कोट है मोनोकोट। जो प्लांट से मोनोकोट सीड मिलता है वो प्लांट मोनोकोट, और जिस प्लांट से डाइकोट सीड मिलता है वो डाइकोट प्लांट आपके सराउंडिंग में मिलते हैं। अब मैं यहाँ पे गार्ड सेल बना देता हूँ, तो मैं एक तरफ गार्ड सेल बनाता हूँ मोनोकोट का जो आपके सिलेबस में नहीं है, और एक तरफ बना देता हूँ डाइकोट जो आपके सिलेबस में है। लेकिन बेटा दोनों पार्ट पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप दोनों पार्ट समझ के जाएंगे, क्योंकि दोनों आपको ये अगर डाइकोट ही समझना है तो साथ में मोनोकोट भी समझ लो भाई। तो मोनोकोट और डाइकोट दोनों समझ लेते हैं। देखो डाइकोट का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ आपके सिलेबस में, ऐसे ऐसे किडनी से बीन से आपने क्या बना दी, गार्ड सेल बना दी। तो आप ऐसे ही गार्ड सेल और ऐसे बना देंगे, दो गार्ड सेल बना दी। एक गार्ड सेल के चारों ओर ऐसे कुछ अलग कलर से मैं एक सेल और बना देता हूँ, ऐसे सेल होती है ऐसे, और इन सेल का नाम है सब्सिडरी सेल। मैं नाम लिख दूंगा, आप पहले ये सारे कॉन्सेप्ट समझते चले जाओ। इसके बाद में एक सेल और होती है और इन्हें अपन बोलते हैं एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से मैंने एपिडर्मल सेल बना के ये पूरा स्टोमेटा मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये जो है, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, इसे अपन बोलते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटल पोर है, मतलब या फिर बोलेंगे स्टोमेटल ओपनिंग। ये जो दोनों सेल है, ये दोनों सेल है ना, इन सेल का नाम है गार्ड सेल। इन्हें अपन क्या बोलेंगे, ये है गार्ड सेल। गार्ड सेल में क्या होगा, कभी कॉन्ट्रैक्शन होगा, कभी रिलैक्सेशन होगा, कभी ये ऐसे श्रिंक हो जाएगी और कभी ये इन्फ्लेटेड हो जाएगी, फैल जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें ये बीच वाली जगह कुछ कम ज्यादा होती रहेगी, जिसे अपन बोलेंगे क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो सेल है, रेड कलर वाली जो लाइन वाली सेल है, ये वाली सेल, इसे अपन बोलते हैं सब्सिडरी सेल। क्या बोलेंगे इसे? सब्सिडरी सेल। ये सब्सिडरी सेल है। सब्सिडरी सेल का हिंदी में नाम है हेल्पिंग सेल, या फिर बोलते हैं सहायक कोशिका, सहायता देने वाली कोशिका। कैसे सहायता देती है अपन समझाते हैं। ये वाली जो सेल है इसे अपन बोलते हैं एपिडर्मल सेल। वही बात फिर से, एपिडर्मल सेल मतलब आउटर मोस्ट पार्ट वाली सेल। एपिडर्मल सेल, सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल आपको समझ में आई होगी। अब देखना क्या होता है आपको एक बात और याद रख लेनी, इसी गार्ड सेल पे ये जो मैंने रेड कलर से डॉट बनाए हैं, ये डॉट मैंने डिजाइन नहीं बनाई है, ये सारे के सारे डॉट क्या है, इस सारे के सारे डॉट क्लोरोप्लास्ट है। इसका मतलब तो ये हुआ कि गार्ड सेल में भी यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो आपको याद भी रखना है कि हाँ, गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा, तुम्हारे एग्जामिनर के दिमाग में आए नहीं आए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गार्ड सेल ऐसी कौन सी एपिडर्मल पार्ट है, एपिडर्मल वाले पार्ट पे किसी भी पार्ट पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, एपिडर्मिस लेयर में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। लेकिन ऐसा कौन सा पार्ट है एपिडर्मिस लेयर का जिसपे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है? तो आपको पता रहना चाहिए कि जहां पे गार्ड सेल लगी होती है वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग कैसे होती है। तो क्लोजिंग और ओपनिंग कैसे होगी, देखो यहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस, खाना बनेगा तो खाने में जब यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ पे बनता रहेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी क्या? तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। ज्यादा कंसंट्रेट हुआ ग्लूकोज क्या करेगा, सराउंडिंग से वाटर खींचेगा। तो सराउंडिंग से वाटर खींचेगा तो ये सेल में ज्यादा वाटर आएगा, ज्यादा वाटर आने से इनकी वॉल पे धक्का लगेगा, सेल वॉल पे जब धक्का लगेगा तो ये सेल का साइज बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा तो एक तरीके से ये सेल क्या हो जाएगी,
फैल जाएगी, ऐसे इन्फ्लेटेड हो जाएगी, फूल जाएगी, इन्फ्लामेशन इनमें आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। जब एक गैप क्रिएट होगा तो ये जो बीच वाला जो पोर है, जिसे स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं, ये पोर की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और इससे अपन क्या बोलेंगे, स्टोमेटल ओपनिंग। तो जब भी इसे सब्सिडरी सेल से, जब भी सब्सिडरी सेल से यहाँ पे ये वाटर अंदर एंटर करता है, तो क्या होगा, वाटर जब अंदर एंटर करता है, ऐसे एरो लगा के आपको समझा देना है, जब वाटर अंदर एंटर करता है तो इसे बोलेंगे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या बोलेंगे इसे अपन, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये बोलेंगे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये क्या इतनी बातें समझ में, तुम्हें समझ में? इसके बाद में बोलते हैं, अगर यहाँ पे खाना बनता गया तो यहाँ पे खाना बन के यही थोड़ी रुकेगा, खाना बन के बाहर भी सप्लाई होगा। तो जब यहाँ से खाना बन के इधर जा रहा होता है, इधर की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है धीरे धीरे। जब धीरे धीरे कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही होती है तो क्या होता है, तो यहाँ की जो यहाँ पे जो वाटर था वो यहाँ से सिंपल डिफिजन से वापस बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ की कंसंट्रेशन इस वाटर को वापस खींचेगी कि जो वाटर हमने दिया था वो वाटर वापस दो हमें। तो यहाँ से वाटर जब वापस आएगा इस सब्सिडरी सेल में, तो ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और उससे ज्यादा वाटर भी ये बाहर खींच लेगी, इसकी वजह से ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो एक सेल पहले क्या होता, एक सेल पहले ऐसे था, ऐसे फुला हुआ था, पहले ये सेल ऐसे ऐसे फुला, जिसमें देखो बीच में गैप है, बीच में जब गैप है तो ये क्या है, ये मेरे दोनों हाथ क्या है, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल जब पहले ऐसे था, मान लेता हूं इसमें खाना बना तो कंसंट्रेशन बढ़ा तो पानी खींच रहा है, तो ये देखो बीच में गैप क्रिएट हो गया, और ये जो गैप क्रिएट हुआ ना, इसे अपन बोलते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग। स्टोमेटा ओपन हो गया। अब क्या होता है, यहाँ से ग्लूकोज सप्लाई होकर बाहर जा रहा है, तो कंसंट्रेशन बाहर की सेल की बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर की सेल यहाँ का पानी खींचेगी, बाहर वाटर खींचेगी, और वाटर जब खींचेगी तो ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और श्रिंक होकर ये फ्लैसिड होकर एक दूसरे के पास में आ जाएगी, वो चिपक जाएगी। और जैसे ही चिपकेगी तो बीच में गैप है क्या, तो गैप नहीं है। जब बीच में गैप नहीं है तो ये गया स्टोमेटा का क्या होगा, क्लोजनेस हो गया, इसे बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जब भी वाटर यहाँ से गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ ऐसे सिंपली कि जो मोनोकोट का जो ये जो स्टोमेटा होता है उसकी शेप कैसी होती है। तो आपको ऐसे याद रख लेना सीधा ही कि जो स्टोमेटा होता है मोनोकोट में, उसका जो शेप होता है वो ऐसा होता है, डम्बल शेप। डम्बल शेप उसकी गार्ड सेल की शेप होती है। बाकी सारी की सारी जो प्रोसेस है, जो गार्ड सेल से वाटर बाहर निकलेगा तो श्रिंक हो जाएगी, स्टोमेटा का क्लोजिंग हो जाएगा, और गार्ड सेल में जो वाटर एंटर करेगा तो स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाएगी। इतनी बातें तुम्हें याद रखने नहीं है। इसके अलावा तुम्हें सारी बातें आपको समझ में आई होगी। जो भी बातें आपको समझ में नहीं आई मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, मैं आपको दोबारा से उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।